देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तराखंड की राजनीति में एक नई धार आने की कोशिश की गई है, लाने की कोशिश की गई है और धार आई है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो चुनावी मामलों के विश्लेषक, विशेषज्ञ और उसके रणनीतिकार माने जाते हैं, भाजपा की तरफ से उन्होंने बाकायदा चुनावी शंखनाद कर दिया है और इसके बाद अब यह तय हो चुका है कि उत्तराखंड की राजनीति में जो आगे आने वाले चुनाव के दौरान एक दूसरे पर वार प्रतिवार होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि अमित शाह जब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे और बन्नू स्कूल के ग्राउंड से उन्होंने जनता को संबोधित करने की कोशिश की और संबोधित किया, तो उनके अंदाज पूरी तरह से आक्रामक थे और वो पूरी तरह से इस बात पर आश्वस्त थे कि अपने काम के दम पर, मोदी सरकार के काम के दम पर, उत्तराखंड सरकार के काम के दम पर एक बार फिर चुनावी वैतरणी वो पार कर लेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपने काम के आधार पर जनता से ये कहा कि जनता हमारे काम का मूल्यांकन करे और आने वाले चुनाव में हमें एक और मौका दे, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और साथ ही साथ कांग्रेस पर उन्होंने वार किया कि किस तरीके से कांग्रेस झूठे और अनर्गल आरोप लगाती है और जनता उस आरोप को समझती है। बड़ा सवाल है कि इन सारी बातों को करते हुए उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल भी किया, लेकिन साथ ही साथ अजान और नमाज को लेकर भी एक संजीदगी दिखाने की कोशिश की। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके मायने भी कई हैं, ये हम विश्लेषकों से जानेंगे। लेकिन अमित शाह के चुनावी संबोधन के एक अंश हम आपको जरूर सुनाना चाहेंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि अमित शाह के अंदाज क्या थे और उन्होंने उत्तराखंड की जनता को संदेश देने की कोशिश क्या की। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को किस तरीके से तैयार रहना है आने वाले समय में, ये भी शायद उन्होंने जनता के संबोधन के दौरान कह दिया। ये और बात है कि उन्होंने बाद में मीटिंग ली और उनको ब्रीफिंग भी किया है अपने पदाधिकारियों को, वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जनता के संबोधन में उन्होंने मुख्य बात क्या कही, वो हम आपको सुनवाते हैं। वादा खिलाफी करने वाली पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और अपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं कर सकते। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयार तभी आई जब संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा
कि उत्तराखंड का वजूद भाजपा के कारण, अटल बिहारी वाजपेयी के कारण आया और विकास की जो बयार बढ़ी है उसको आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ के पुनर्विकास का भी जिक्र उन्होंने किया। और साथ ही साथ जब घसियारी योजना का उन्होंने शुरुआत करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि नीचे से ऊपर तक के उन उत्तराखंड वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से समर्पित है, क्योंकि उत्तराखंड को एक मजबूत प्रदेश के रूप में बनाने और उसे आगे बढ़ाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी का था, वो काम आगे बढ़कर रहेगा। और इसलिए उन्होंने जनता से अपेक्षा की कि जनता उन्हें दोबारा सत्ता में लाए। सवाल यह है कि जो आत्मविश्वास और जो तल्ख और आक्रामक तेवर अमित शाह के थे, क्या वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं और जनता में जोश भरने के लिए थे या उसमें कुछ हकीकत है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ एक पैनल है जो हमारे साथ डिस्कशन करेगा। अनिल गोयल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। आपका बहुत स्वागत। कुंवर सिंह, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुनील कौशिक, जो जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी कौशिक साहब बहुत बहुत स्वागत है। कौशिक साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। अमित शाह के अंदाज आक्रामक थे, तल्ख तेवर थे, आत्मविश्वास था, ये बड़ा कारण है या सिर्फ कुछ मुरझाई हुई भारतीय जनता पार्टी में जोश भरने का एक तरीका था? दिवाकर साहब, जब आपकी अमित शाह को सुनेंगे तो चाहे किसी भी चुनाव की हम बात करें, वो हमेशा आक्रामक ही रहते हैं। उनकी शैली बड़ा अलग नेताओं से हट करके है जी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में रहे हैं तो वो चाणक्य कहे जाते थे, लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल में और जाकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो चुनाव हुए उनमें कहीं न कहीं जो चाणक्य कहे जाते थे, वहां का सवाल खड़ा हुआ है जी। जनता को समझना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात करें तो 3 दशक की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए बड़ा कठिन दौर होगा। ये दोनों राज्यों में सरकार बीजेपी की वापस आती है तो ये मिथक टूटेगा। इस बात के लिए बीजेपी बड़ा बड़ी मेहनत करेगी। और जहां तक जिस तरीके का आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में जो उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री बदला और फिर 3 महीने बाद दूसरे मुख्यमंत्री बदल दिए, तो ये भी सवाल खड़ा करता है कि जो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था या नेताओं जो उनके वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा अप्रोच था, उन्होंने जो अप्रोच किया वो था। दूसरा, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री को बदलने के प्रयास लगाए गए, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर प्रयास लगाए गए और मंत्रिमंडल में अभी 2 साल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बावजूद भी योगी जी की चली। तो ये अमित शाह जी का पहली बार उत्तर प्रदेश का दौरा और अमित शाह के मुंह से ये कहना कि 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये बड़ी बात है और सुनना भी लोग यही चाहते थे जी। मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहा हूँ भाई साहब, उत्तराखंड के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं उत्तराखंड के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, योगी जी के संदर्भ में नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं उत्तराखंड का भी आप बात कर लीजिए जी। तो उत्तराखंड की जो स्थिति है, मैं अभी 3 दिन उत्तराखंड रह करके आया और वहाँ मैंने जो समझा, वहाँ पे आज भी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो अभी भी धामी को मुख्यमंत्री मानने तैयार नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जो वहाँ ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के 4-5 अफसरों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मैंने वहाँ महसूस किया कि कहीं न कहीं केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर वहाँ सरकार और शासन चल रहा है। ये केवल धामी साहब को तो फीते काटने हैं, दौरा करना है, समीक्षाएं करनी है, यहाँ तक सीमित रखा गया है उनको। लेकिन जो वरिष्ठ नेता हैं, आपने भी देखा होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो तमाम नेता नाराज थे कि धामी साहब के मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होंगे और अमित शाह जी के हस्तक्षेप से ही उन लोगों को सम्मिलित किया गया। वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, अंतिम समय पर निर्णय लिया गया कि हाँ वो खुद सम्मिलित होंगे। तो उत्तराखंड में जो स्थिति है, और एक ये आपने देखा होगा कि 20 दिन पहले भयानक त्रासदी भी आ गई, वहाँ भी बड़ा जो व्यवस्थाएं थी जहाँ चुनाव लेकर के मूड में थी, वहाँ कहीं न कहीं बीजेपी को दिखाने का मौका मिल रहा है कि जो त्रासदी है उसको फिर हमें कैसे निपटना है। तो ये सारी चीजें अमित शाह का वहाँ जाना आप देखिए कल से
कि अमित शाह जी का केवल उस रैली को संबोधित करना नहीं है, उस योजना के विस्तार की बात नहीं है। कितने बड़े साधु संत हैं, उनसे भी वार्ता उनकी हुई है। तमाम वरिष्ठ वहाँ सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनसे भी उनकी बैठ के वार्ता हुई है, अपने नेताओं के अलावा। और तमाम ब्यूरो के चीफ सेक्रेटरी से अलग से मुलाकात करना अमित शाह का ये सवाल खड़ा करता है जी। तो आखिर में सिर्फ बताते हैं कि कौन सी बातें वहाँ हुई, तो गृह मंत्री को उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी से अलग से वार्ता करनी पड़ी। बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। थोड़ा बीजेपी के नेता से बात करने दीजिए। अनिल गोयल साहब, क्या सरकार, केंद्र सरकार चला रही है उत्तराखंड की? कैसे निपटेंगे आप कांग्रेस और आपसे? दिवाकर जी, केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के उत्तराखंड का विकास कर रही है। अभी मेरे भाई ने कहा था कि ये अगर दूसरी बार आते तो मिथक उठता है। हम निश्चित तौर पर जब चुनाव जीतते हैं तो हम 5 साल वहां के क्षेत्र की जन विकास में लगाते हैं, काम में लगाते हैं, ठीक। और हमेशा पहले दिन से लेकर लास्ट तक सक्रिय रहते हैं। उसका आत्मविश्वास आज हमारे अमित शाह जी के अंदर बोल रहा है। हम निश्चित तौर पर काम के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर उत्तराखंड की बात कही जाए तो 85,000 करोड़ रुपए का विभिन्न योजना में पैकेज हमने दिया है, यानी उत्तराखंड का विकास करा है। आज उत्तराखंड में चारों तरफ विकास दिख रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करें, 1 रैंक 1 पेंशन जी, बीजेपी ने जो समस्याओं के समाधान के अंदर बीजेपी ने उत्तराखंड अलग राज्य बने, इसकी की थी, लेकिन इस डिमांड को भी बीजेपी ने ही पूरा करा है अटल जी की सरकार के अंदर। अच्छा। आप ये बात देखेंगे कि जितना विकास उन्होंने करा है, जितनी डेवलपमेंट इस टाइम पहाड़ों के अंदर हुई है, आज से 70 साल से पहले नहीं हुआ। आज चाहे हम, आप ये कह सकते हैं कि अंतिम गांव तक हमने सड़कें पहुंचवाई हैं, और अंतिम गांव तक सड़कें पहुंचाने के ऊपर हमारे 2 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य कि हमारा बॉर्डर सुरक्षित हो, दूसरा लक्ष्य कि उत्तराखंड के लोगों को विकास में भागीदारी बने। आप जब ये काम देख रहे हैं, चाहे सड़कें बनाने काम है, चाहे विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने काम है, हम सिर्फ काम के बल पर आगे चुनाव जीतना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर गुजरात में आप ये देखें, लगातार बीजेपी जीत रही है, काम के आधार पर जीत रही है। लेकिन उत्तराखंड और यूपी में, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशिक ने कहा कि अगर दोबारा सत्ता में आते हैं तो मिथक तोड़ेंगे। उसका आधार है कि कहीं न कहीं आपकी सोच में, आपकी रणनीति में कमी आती है, एंटी इनकम्बेंसी होता है और उसका फायदा विपक्ष उठा ले जाती है या विपक्षी दल उठा ले जाते हैं, ये कहा जा सकता है। सवाल ये है कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि मिथक हम तोड़ के रहेंगे? दिवाकर जी, बिल्कुल जो उन्होंने कहा है, एक सही मायनों में अब तक जो होता आया है, सुनील जी ने वो कहा है। लेकिन हम काम, मैं कहीं ना कि हमने जो 5 साल के अंदर काम करा है, उस काम के बल पर हम आगे आएंगे। आप ये देखें कि पहले कितने गहरे गहरे गड्ढे हुए थे, यानी इतने उन्होंने काम पेंडिंग छोड़ रखे थे, उत्तराखंड को इतना बैक में लेके चले गए थे कि जहां पर सड़कें नाम की चीज नहीं थी, निकलना मुश्किल होता था, गाड़ियों चढ़ना मुश्किल होता था। पिछले चुनाव में मुझको उत्तराखंड में जाने का सौभाग्य मिला, और निश्चित तौर पर एक गांव से दूसरे गांव में जाने के अंदर कितनी परेशानी होती थी, सड़क नाम की चीज नहीं थी, आने जाने का साधन नहीं था। तो उन सबको भाजपा ने करके दिखाया है। और आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता मैंने माना, मैदान में उतर रहे हैं। मैंने माना गोयल साहब, मैंने माना कि आपने करके दिखाया है, लेकिन साल भर के अंदर 2 मुख्यमंत्री बदल दिए आप। देखो, आप अगर मुख्यमंत्री बदलने का है तो ये हमारे यहाँ जो है, जो भी लोग हैं वो पद के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। और उसमें हमें सिर्फ काम बांटना भी, आज तुमने ये काम करना है, कल आपको दूसरे काम पर लगाएंगे, परसों तीसरे काम पर लगाएंगे। हम काम को, हमारे यहाँ कोई पद नहीं है। अच्छा, विधायकों में नाराजगी नहीं थी? विधायकों में नाराजगी नहीं थी? अब त्रिवेंद्र रावत से लेकर के धामी तक मैं शुरू कर रहा हूं, ये बात नाराजगी थी ना, तो कोई कारण होगा। दिवाकर जी, अगर बड़ा परिवार होता है तो मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। मनभेद नहीं थे हमारे अंदर, मनभेद नहीं है। अच्छा। अगर जिसको बना दिया वो सिर्फ, अगर आप ये देखें, और पंजाब के अंदर जो इन्होंने कराया, अब अमरिंदर सिंह और सिद्धू का मामला जो चला है, ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। और हमारे खुला लोकतंत्र, अपने मन की बात कहना, अपने विचारों को रखना,
और उसका उचित समाधान निकालना। कैसा खुला लोकतंत्र है कि त्रिवेंद्र रावत को तो आपने पूरी तरह से सुना ही नहीं। एक फरमान गया, हालांकि वो सार्वजनिक नहीं हुआ और उनको सत्ता से हटना पड़ा। उसके बाद आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो 1-2 महीने कुछ बयान दिए, खत्म। उसके बाद धामी साहब आए हैं और उसके बाद गृह मंत्री जब जाते हैं, ठीक है, वो चुनावी शंखनाद, चुनावी बिगुल उन्होंने फूका, लेकिन चीफ सेक्रेटरी से बैठ करके बात करना, ये सब तो जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे वो कह रहे हैं कि सरकार तो केंद्र चला रही है, ठीक है, आप विकास के ही कार्य में लगे हैं, लेकिन जो परसेप्शन बनता है या जनता के सामने या बुद्धिजीवियों के सामने जो बात जाती है, वो तो यही जा रही है ना कि केंद्र के निर्देश पे सब कुछ हो रहा है। दिवाकर जी देखो, वो अपनी सोच के आधार पर कुछ भी निर्णय ले सकते हैं और हम जब एक बात स्पष्ट कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिलकर के राज चला रहे हैं। अच्छा। डबल इंजन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार भी कहा है कि यूपी का विकास कैसे, उत्तराखंड का विकास कैसे हो, उत्तराखंड में डेवलपमेंट कैसे हो, हमारी सरकार की योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, हर गरीब व्यक्ति पर उनका योजनाओं को कैसे लाभ पहुंचे। और आप मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2 साल, लगभग 2 साल कोविड काल से परेशान होते हुए भी, कोविड काल की मजबूरी होते हुए भी, परेशानी होते हुए भी, जिस तरीका का हमारी भारत सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर के जिस तरीके से चाहे कोविड का मामला है सब पर कंट्रोल करके और उत्तराखंड का विकास करा है, ठीक है, जनता ये देख रही इन सब परिस्थितियों में भी हमने विकास करा है। और मैं एक बात और कहना, चाहे सीमाओं का मामला है, हमने सीमाओं की सुरक्षा के मामले में चाहे हमारे सामने चीन आया और चाहे हमने पाकिस्तान आया, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जनता ये भी देख रही है। और हम जो है चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते, हम जनता की सेवा के लिए काम करें। हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड की जनता का विकास हो और उस विकास में हमारी भागीदारी हो, हमारे हाथों से विकास हो। हम विकास के नाम के काम के आधार पर, अपने विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हम किसी झूठे वायदों के आधार पर वोट नहीं मांग रहे। अब मैं कांग्रेस नेता से सवाल करूंगा। कुंवर सिंह साहब, ये तो कहे हम चुनाव जीतने के लिए काम नहीं, जनता की सेवा करने के लिए काम करते हैं, और आपको पूरा भरोसा है कि इस बार इनकी सरकार को हम हटा के रहेंगे, और हरीश रावत बहुत मेहनत करते हुए भी दिख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? विक्रम साहब, अभी हमारे भाजपा के नेता ने कहा कि हम चुनाव के लिए काम नहीं करते, तो आदरणीय अमित शाह जी का चुनाव के ठीक पहले ही दौरा क्यों हुआ? कितने कोविड काल में दुनिया में आग लगी थी, देश में आग लगी थी, देश महामारी की चपेट में था, तो आदरणीय अमित शाह जी क्या काम का निरीक्षण करने गए? आपने, आपकी पार्टी में अगर अंतर्द्वंद नहीं था तो 3-3 मुख्यमंत्रियों को आपने परिवर्तित कर दिया। एक बात और कहना चाहता हूं, आपने कहा विकास का, तो विकास अगर आपका इतना ही है, आपने लाखों करोड़ का बजट तो गिना दिया, लेकिन मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 लाख करोड़ का, जबकि देश का बजट 1 करोड़ का नहीं होता है। तो आपके द्वारा हमेशा से कहा जाता हम विकास पर काम कर रहे हैं, तो महामारी को आपने सुप्रीम कोर्ट पर लिख कर दिया है कि कोरोना महामारी नहीं है, इसको हम महामारी एक्ट में नहीं लाते, क्योंकि अगर आप महामारी स्वीकार कर लेते तो 2006 के महामारी एक्ट में आपको 4,72,000 रुपया प्रति मरने वाले को दिया जाता। कोरोना महामारी में आपने किस तरह से गंगा नदी में लाशें, दुनिया नहीं भूल सकती, विश्व में ये पहला कांड हुआ है, दवाई नहीं थी, बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, लोगों की लाशें गंगा नदी पर तैरती हुई दिखी। इसके बाद भी आपने लाशों को जलाने के लिए लकड़ी को भी उपलब्ध नहीं करा पाए। अच्छा, ठीक है, हिंदू धर्म के लोगों को दफनाया गया, दुनिया ये भूल नहीं सकती। नहीं तो आपने, आपके पार्टी के अंतरकला को आप पंजाब का उदाहरण देते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने ऐसे, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी में जब फासिस्टवाद है, लोकतंत्र है ही नहीं है, ऊपर से फरमान आता है आप पद छोड़ देते हैं। अब ये कह रहे थे भाई साहब कि हमारे यहाँ तो बाबुल सुप्रियो का उदाहरण है, जसवंत सिन्हा का उदाहरण है, कितने ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे? नहीं, उदाहरण तो आपका भी दिया जा सकता है। पंजाब में आप लोगों ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा नहीं किया है, खैर हम इस पर आगे आएंगे। सवाल यह है सुनील कौशिक साहब कि ये दोनों सिर्फ वही बातें करते हैं जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता या प्रवक्ता बोलते हैं, हकीकत कुछ और है। कांग्रेस को
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी, सत्ता से बेदखल कर देगी? कोई आधार मजबूत दिख रहा है क्या आपको? डॉक्टर कौशिक जी बताएं। मैं सुन नहीं पाया दिवाकर साहब। डॉक्टर कौशिक, मैं सवाल यह कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दोनों पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और वही बातें वो करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन एक कारण जरूर दिखता है, जैसा कि आपने मिथक टूटने की बात कही। मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगी, तो वो कौन से वो बड़े आधार हैं जिसके दम पर कांग्रेस को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देगी? देखो, मैं दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बात करूं, कोई भी अछूता नहीं है। जब आपने तमाम मुद्दे, जैसे किसान आंदोलन को लेकर के देख लीजिए, या जहां कोरोना काल को लेकर के आप देख लीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी घेर रही है, और जहां बीजेपी की सरकार है वह कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, जनता के प्रति कितना वफादार है, ये सब जानते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें, 5 साल सरकार बीजेपी को हो गए, एनसीआर में 27 लाख लोग हैं उत्तराखंड के जो रोजगार की तलाश में यहाँ स्थापित है। सही बात। हमने बात की, अभी मैं 4 दिन रहा ना, होटल व्यवसायियों से मेरी बात हुई, कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ से दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं नहीं है, केवल और केवल वह खनन चलता है। खनन को लेकर के जो टैक्स आता है, इसके अलावा कौन सा टैक्स वापस किया जा रहा है? रुद्रपुर में जाकर के मैंने बात की, बीजेपी की सरकार ने 30% व्यवसायियों में नया व्यवसाय करना छोड़ दिया, जो इतनी रियायत के बावजूद भी। क्या इनके मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री हैं, एक मीटिंग बता दें उद्योगपतियों के साथ बैठ के मीटिंग उत्तराखंड में की? बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है वो, कि आपकी समस्याएं क्या है? उद्योग बंधुओं के साथ बैठ के मीटिंग इन्होंने की हो, या कांग्रेस की सरकार पहले रही उसने की हो? केवल केवल आप स्कीम ला देंगे, ये स्कीम के हिसाब से आप हमारे प्रदेश में आइए, आपका स्वागत है, उसके बाद ध्यान कौन रखेगा? बिल्कुल, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वहाँ दोनों राजनीतिक दलों को देखनी पड़ेगी। और डॉक्टर कौशिक, कितने मुख्यमंत्री आपने वहाँ दे दिए? बिल्कुल डॉक्टर कौशिक, अटल जी की बात करते हैं, अमित शाह जी, अटल जी ने प्रदेश बनाया और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम विकास के पथ पर इसको उत्तराखंड को ले जाएंगे। 4.5 साल प्रवीण सिंह रावत रहे, आखिर में बीजेपी बताए तो सही जनता को कि उनको हटाया क्यों गया, और जब मीडिया ने सवाल पूछा क्यों हटाया गया तो दिल्ली पूछे न जाकर। बिल्कुल सही बात। तो ये ऐसा ही स्थिति होने लगे सारे राजनीतिक। तो पंजाब में आपने दिए, पंजाब में ऊपर से फरमान जारी कर दिया, वो हुआ, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा? वहां के न विधायकों की सुनी जाएगी, नेताओं की सुनी जाएगी। बिल्कुल वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की इस तरीके की बातें बड़ी बड़ी कहना और करना, दोनों में बहुत फर्क दिखाई देता है। डॉक्टर कौशिक, क्या आपको नहीं लगता कि जो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हैं और कर दोनों वही रहे हैं, हाईकमान के ऑर्डर पर प्रदेश में बदलाव हो जाते हैं, विकास की दशा और दिशा तय कर दी जाती है? सवाल यह है कि इसमें कोई तीसरा पक्ष ज्यादा फायदा ले सकता है। मैं संकेत कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की ओर, जो उत्तराखंड में पूरी तरीके से कैडर को मजबूत करते हुए अपने थीम पर और अपनी रणनीति पर और विकास की अपनी कार्य योजना पर वो जनता से रूबरू हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेता बात कर रहे हैं। क्या ये फैक्टर भी कुछ प्रभावी हो सकता है जिसके कारण इन दोनों का खेल खराब हो जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। और आप समझिए ना, 2014 के चुनाव से पहले की हम समीक्षा करें तो कौन सा मॉडल था प्रदेश के इस देश में? गुजरात मॉडल। कोई बीजेपी ने कहा ना गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे, और इलेक्शन में जाकर के अगले इलेक्शन में गुजरात मॉडल नहीं रहा। कोई आप पार्टी कर रही है दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल में जाकर के हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं, देखिए ना कोरोना काल में क्या स्थिति हुई। हर चीज का ठीकरा उन्होंने मोदी पर फोड़ा। किसी भी चीज को लेकर के आपको दिक्कत हुई दिल्ली में तो बस केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं करती है, इसके जिम्मेदार मोदी हैं। तो ये सारी चीजें दिल्ली समझ रही है। तो अन्य प्रदेशों में जाकर के फ्री बांटेंगे गया, जहाँ 2 करोड़ की जनसंख्या को आप जाकर के बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, वहाँ उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड को कैसे मैनेज कर पाएंगे जी? हाँ, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित बात है कि आप पार्टी उत्तराखंड में अपना वजूद में है इस समय। है पार्टी के तमाम नेताओं से मेरी विक्रम साथ बात हुई। बिल्कुल। जो व्यक्ति दोनों पार्टियों से नाराज होगा वो आप पार्टी ज्वाइन करेगा। और ये इस बात का ये सब व्यवस्था चल रही है, घमासान चल रहा है। कांग्रेस भी
भी उसके लिए सक्रिय है और बीजेपी भी सक्रिय जी। है। तो जहाँ जो सीटें हारने के स्थिति में है एक दूसरे से, वो आप पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों बात रह सकता। जहाँ कांग्रेस कमजोर थोड़ी सी भी है, वहाँ आप पार्टी को सहयोग बीजेपी कर रही है, और जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आपको सहयोग कर रही है। फिर ऐसा बहुत दिनों तक चला और लगा मुझे कि आप पार्टी की जो रणनीति है दोनों से सहयोग लेने की स्थिति में है, और दोनों लोगों दोनों पार्टियां इस रणनीति की बात करें, चाणक्य रणनीति की बात करें, या इसमें दोनों पार्टी से जाती है, तो मुझे लगता है कि आप पार्टी को बहुत गेन होगा उस पर। अनिल गोयल साहब, देखा आपने, अमित शाह जी ने तो कांग्रेस पर हमला किया, संकल्प यात्रा जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है उस पर चोट किया, और कांग्रेस के तमाम उन विकास योजनाओं पर चोट किया जो कांग्रेस सरकारों के द्वारा किए गए थे। लेकिन एंट्री हो चुकी है आम आदमी पार्टी की। ये भी आप दोनों लोग मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रहे हैं कि उपयोग कर लें, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी रणनीति से चुनाव में उतर रहे हैं, तो मुश्किलें ज्यादा हैं। दिवाकर जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जो है झूठों का सौदागर है। अच्छा। तो झूठ बोलना, अपने आप को गिरगिट की तरह से बदलना, वो आम हिंदुस्तान की जनता देख चुकी। अब जैसे वो पंजाब में कहता है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब हिंदुस्तान जब वो दिल्ली में राज करा तो दिल्ली में क्यों नहीं 300 यूनिट बिजली दे रहा? वो कह रहा है इतने लोगों को हम रोजगार देंगे, दिल्ली वालों को रोजगार क्यों नहीं दे रहा? वो आज दिल्ली की कितनी दयनीय हालत है वो सब लोग देख चुके हैं। इसलिए केजरीवाल का जो भी सिस्टम है उसको जनता पूरी तरीके से देख चुके। कहाँ की जनता? दिल्ली की जनता ने तो देखा, तभी तो अरविंद केजरीवाल को सराखों पे बिठाया। ये क्यों आप कहते हैं? नहीं, आप पहले मेरी बात तो सुने जी। मैं कौशिक जी की बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी जो है वो दोनों पार्टियों के नाराज लोगों को बुला करके और अपना मौके का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन वो लोग नाराज है जिनके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, सिर्फ टिकट चाहते हैं, जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है वही नाराज है। जो काम कर सकता है, जो काम कर रहे हैं, जिनके प्रति पार्टी के प्रति निष्ठा है, जिनको देश के प्रति निष्ठा, वो अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कुछ ऐसा होता तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं। अभी कांग्रेस के भाई जो मेरे से बात कह रहे थे, हरीश रावत का उत्तराखंड में आना ही कांग्रेस का बंटाधार करने का निमंत्रण देना है। पहले हरीश रावत ने पंजाब को मैं उनका बंटाधार करके आ गए, हरीश रावत पंजाब को टुकड़े टुकड़े करके खत्म करके आ गए, आज वो उत्तराखंड को खत्म करेंगे। आज कांग्रेस अपने आप को ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वो भ्रष्टाचार के साथ है या देश की सुरक्षा के साथ है। वो देश के, अगर एक उनका सीएम कहता है कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तुम्हारा सिद्धू, तो उस जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है उसको ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये मतलब एक समझ से बाहर बात हो रही है। और आज जो वो कहता है कि अमरिंदर सिंह भ्रष्टाचारी है, तो एक भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री को इतने साल तक कांग्रेस का ढोना, तो कांग्रेस की तस्वीर बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है और कांग्रेस देश की सुरक्षा के अंदर भी बिल्कुल निकम्मी है, उसको देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। और जो ये पार्टी तानाशाही की बात कर रहे थे, इनकी पार्टी तो परिवारवाद से चलती है। जो गांधी परिवार के बाहर बात निकल ही नहीं सकती, और वो गांधी परिवार जमानत पर है, भ्रष्टाचार के आरोप में जो जमानत पर है, उस परिवार से बाहर ये निकल नहीं सकते। तो ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं, परिवार लिमिटेड फर्म हो गई। कुंवर सिंह जी जवाब दीजिए। कोई होता है। कुंवर सिंह जी जवाब दीजिए। मैं दिवाकर जी एक और बात, मैं हम अमित शाह जी ने हम बिल्कुल खुली चेतावनी देते हैं, खुला चैलेंज विकास के मामले जगह इनके स्थान इनका विकास करा, इनको बताएंगे इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या विकास करा है ये बताएं। आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं। हम अपने 5 साल का चिट्ठा देंगे, ये अपने 5 साल का चिट्ठा दे, जनता फैसला करेगी कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ठीक है कुंवर सिंह जी। मैं जो भ्रष्टाचारी योजना लागू करने का सीधा सा ये है कि हम हर गरीब से गरीब तक सरकार के सरकारी लाभ उनको पहुंचाना चाहते हैं। कुंवर सिंह साहब ये तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई योजना ही नहीं है, सिर्फ सत्ता पाना है, तो आपको भी अरविंद केजरीवाल की तरह झूठ बोलना है, इसलिए हरीश रावत का जो भी काम हो रहा है वो कुछ काम आएगा नहीं। देखिए विक्रम सिंह साहब, एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारे साथी वरिष्ठ नेता हैं, घोषणा देखिए चुनाव के पहले हमने कहा था छत्तीसगढ़ में
हम धान 2500 खरीदेंगे। हमने धान 2500 खरीदी। हमने कहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने माफ किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने बनारस की सभा में कहा था हम पहली ही कैबिनेट में देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नाखून नहीं कटाया है कर्जा माफ करने का, छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, किसान आंदोलन, किसान के जो आपने बिल लाए वो तीनों बिल आपने थोपे हैं। कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे तब ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने ये बिल लाए, और आज किसान आंदोलन है उस पर आपका क्या है? लखीमपुर खीरी पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उन्हीं गृह मंत्री के बेटे, वो गृह मंत्री खुद 120B के मुलजिम है, उनको अमित शाह जी साथ में लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोदी कैबिनेट में 42 मंत्रियों के ऊपर हत्या, बलात्कार, आगजनी, हत्या करने के प्रयास, और देश के 3 गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं धड़ी पार, अजय मिश्रा टेनी खुद हत्या के आरोपी, और कूच बिहार से MLA गृह राज्य मंत्री, उनके ऊपर भी हत्या का मामला। अब भड़ास निकल गई हो, देना चाहते अब आपकी भड़ास निकल गई हो सर, तो ये बताइए कि उत्तराखंड को लेकर के, उत्तराखंड के विकास को लेकर के क्या योजना है आपके पास? और अमित शाह जाकर के तो वहां गरजे, अरे राहुल, प्रियंका यार, सोनिया जी क्यों नहीं जा रही हैं? सब कुछ हरीश रावत पे ही क्यों छोड़ दिया है? जाएंगे। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं और 4.5 साल में पहली बार टाइम लगा, तो हम तो विपक्ष में हैं। और एक चीज जान लीजिए, देश के अंदर कमिटमेंट का नेता अगर कोई है तो राहुल गांधी। ठीक और है। भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट को देख लीजिए, 15 लाख रुपए कहाँ है? आप दुनिया ढूंढ रही है, ठीक 2 है। करोड़ बेरोजगारों का ढूंढ रही है, किसानों की आय दोगुनी का ढूंढ रही है, और इसी महंगाई को देखिए, आज देश जल रहा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब यूपीए की सरकार थी 72 रुपया प्रति बैरल था अंतरराष्ट्रीय कीमत में तेल की कीमत, और आज 75 रुपया, तब हम 72 रुपए में 65 रुपया लीटर डीजल बेच रहे थे, और आज ठीक है, 70 रुपया बैरल है जी। तो आप 100 रुपया बेच रहे हैं। डॉक्टर कौशिक, क्या है? ये लूट नहीं है? डॉक्टर कौशिक, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता की ताकत पर उत्तराखंड जीतने की बात कही। नेता मतलब आप समझ रहे होंगे, अर्थात प्रधानमंत्री। जो बात निकल के आ रही है, और विपक्ष का आरोप सब कुछ है, वो महंगाई तक तो आप आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो बातें नहीं कह पाते, वो तर्क नहीं रख पाते, वो प्रमाण नहीं दे पाते जो ये दे सकते हैं, इनको देना चाहिए। सवाल तो यही है ना। एक मिनट कुंवर जी, अब मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। सवाल तो यही है ना कि अगर तो सुन लीजिए, बताइए। 2G स्कैम को विनोद राय जी ने दुनिया की एक चुनी हुई सरकार को भ्रष्टाचार बताया। आज वो शपथ पत्र देकर माफी मांग रहे हैं। ये क्या है? मतलब आपने कहा भ्रष्टाचार का, आप देखिए जो PM के आपने भ्रष्टाचार का आरोप सिद्धू ने लगाया नहीं लगाया? सामने ला। अरे भैया, सिद्धू जी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया नहीं लगाया पंजाब? अरे सुन तो लीजिए भाई, सुनते नहीं है आप लोग। पंजाब में मुख्यमंत्री गलत है तो आप सुन तो लीजिए, आपने जो कहा PM के डॉक्टर कौशिक, डॉक्टर कौशिक, अब इनके आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे क्योंकि समय की कीमत है। आप ये देखिए, और शायद यही वो कारण है जिसके दम पर, जिसके बिना पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एज ले लेती है, वो फायदे में आ जाती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ताकत पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ताकत पर चुनावी वैतरणी पार करने का निश्चय कर लिया है भाजपा, जो आप प्रकारांतर से कहना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या इतनी राहें आसान हैं? आपका अंतिम कमेंट, और इसके बाद समय समाप्त हो जाएगा। दिवाकर जी, मैं डॉक्टर कौशिक से पूछना चाह रहा हूं सर, आप दोनों की बात हो गई। दिवाकर जी, बिल्कुल दिवाकर साहब, इतना राह आसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझे और उत्तराखंड की राजनीति को समझे। दोनों में लगभग वही, आप देखो 2007 में उत्तर प्रदेश में किस राज्य को पूर्ण बहुमत समर्थन मिलता है, विपक्ष में बैठने लायक नहीं मिलता है। 2012 में आप देखिए क्या स्थिति होती है, उनको विपक्ष में बैठने लायक बहुमत नहीं मिलता है। और उत्तराखंड की आप बात करिए, आप बताओ, एक ND तिवारी साहब को छोड़ करके कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसको
या उन्होंने पूरा 5 साल मुख्यमंत्री रहे हों और 20 साल में 11 मुख्यमंत्री जिस प्रदेश में दिए हों, तो आप समझ सकते हैं तो उस प्रदेश की हालत क्या होगी। 10 से 12 ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल उंगलियों पे गिनने लायक हैं, जो किसी इधर भी सत्ता में रहते हैं, उधर भी सत्ता में रहते हैं। उस 10-12 नेताओं में 4-5 नेता तो ऐसे हैं जो बीजेपी में भी सम्मिलित हो जाएंगे और कांग्रेस में भी सम्मिलित हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर कौशिक, आपने बिल्कुल उत्तराखंड की राजनीति की जो वर्तमान दशा और दिशा है वो बता दी। 20 साल में 11 मुख्यमंत्री, कुछ ऐसी मौलिक समस्याएं जो अभी जस की तस हैं, वायदे ढेर सारे किए जाते हैं, दावे ढेर सारे होते हैं, लेकिन उत्तराखंड को अभी भी दरकार है उस विकास की जिस रास्ते पर हिमाचल जैसे राज्य आगे बढ़े और आज वो कहां पहुंच गए और उत्तराखंड को कहां पहुंचना चाहिए, आज उत्तराखंड कहां खड़ा हुआ है। शायद यही कारण है कि आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे दोनों पार्टियों की तरफ से करे जा रहे हैं, लेकिन एक तीसरी पार्टी आपने भी वहां पर एंट्री ली है। क्या चुनावी गणित बदल भी सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी शंखनाद और उनका आत्मविश्वास पूर्ण तरीके से जनता का संबोधन, जनता को संबोधित करने की वो उनकी कला क्या रंग लाएगी, क्या धार उसकी बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राहें आसान नहीं है, क्योंकि मिथक को तोड़ देना एक बहुत बड़ी कला है। उस कला में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पारंगत हो, महारत हासिल हो, लेकिन कांग्रेस को भी पूर्ण विश्वास है कि इस बार परिवर्तन होके रहेगा। ऐसे में अमित शाह का उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा दखल बनाना एक बहुत बड़े फैक्टर की ओर संकेत करता है, और वो ये है कि केंद्र सरकार की ताकत और उसके बल के बिना सत्ता में दोबारा वापस लौटना आसान नहीं होगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।